नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर शाहीन बाग इलाका एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यहां सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर वहां से खानापूर्ति कर वापस लौट गया। भारी हंगामे के बीच एमसीडी कर्मचारियों ने वहां सिर्फ एक बिल्डिंग के बाहर लगी लोहे की रूट्स को हटवाया, जो वहां रेनोवेशन के काम के लिए लगाई गई थी। कई स्थानीय नेताओं ने जमकर बवाल भी काटा। वो एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए और उन्होंने एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन स्थानीय नेताओं को बाद में हटा लिया गया और कुछ को हिरासत में भी लिया गया। ऐसे में अब मामले में शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में एसडीएमसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद देर शाम विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अमानतुल्लाह पर एमसीडी अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई में अवरोध पैदा करने का आरोप है और उसी बीच विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो ओखला विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया और कुछ दिन पहले ही दुकानों के बाहर से सामान हटा लिया। एमसीडी को शाहीन बाग में कहीं एनक्रोचमेंट नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बीजेपी सिर्फ एमसीडी का इस्तेमाल कर माहौल खराब करने में लगी हुई है। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल देखा जाए तो शाहीन बाग में कल जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाई, बुलडोजर वहां से वापस लौटा, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल शाहीन बाग के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर पहुंचा था और उससे पहले ही वहां के जो स्थानीय लोग थे वो कहीं ना कहीं बुलडोजर का रास्ता रोकने के लिए बिल्कुल सड़कों पर उतर आए और लगातार कहीं ना कहीं बुलडोजर को अंदर गलियों के अंदर भी नहीं जाने दिया, यानी कि बाहर सड़क पर ही बुलडोजर के आगे लेट गए। और कहीं ना कहीं वो जो कहा जा रहा था कि शाहीन बाग जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में पहले भी रहा है, क्योंकि जो प्रदर्शन स्थल था जो पहले भी शाहीन बाग के अंदर वो भी ठीक उसी जगह पर था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बुलडोजर को रोकने की जो कार्रवाई थी उसके अंदर वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी भूमिका निभाई, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो यूथ कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने भी भूमिका निभाई, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के भी जो निगम पार्षद थे या फिर कहे विधायक थे वो भी वहां पहुंचे और लगातार कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई थी जो उसको रोकने के लिए भरपूर कोशिश की गई। मगर यहाँ पर बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं वापस लौट गया, और जिस समय बुलडोजर वापस लौटा तो उस समय जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे उन्होंने कहा कि अतिक्रमण जो है वो हमने पहले ही हटा लिया गया है, यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, और अगर है भी तो हमको बताइए, हम यहाँ पर जो उसी जगह को खाली करा देंगे। यानी सीधे सीधे कहे तो जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए जिम्मेवारी हमारी है और हम इस अतिक्रमण को हटाने के लिए तैयार हैं, और लगातार अगर एमसीडी के पास कोई भी अतिक्रमण की जानकारी है तो वो उनको दीजिए और वो ही हटाएंगे। मगर जिस तरीके से शाम होते होते कहीं ना कहीं एमसीडी को आदेश मिला गया भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता के द्वारा के जो एमसीडी के जो मेयर है उनके लिए के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी रास्ता रोका था बुलडोजर का, या फिर कहें जो प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे, या फिर कहें जो जिन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को नहीं होने दिया, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ अब एफआईआर भी हो सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कार्रवाई को रोकने की जरूर आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो उन्होंने कहीं ना कहीं भूमिका जरूर निभाई है, मगर उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी और उसके अंदर जो भी कहीं ना कहीं निगम कार्य के अंदर जो बीच में जिन्होंने रोड़े अटकाए या फिर रास्ता रोका है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो भी नुकसान एमसीडी का हुआ है उसका हर्जाना भी इन्हीं लोगों से वसूल किया जाएगा। जी फिलहाल राजीव, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वहां पर कोई एनक्रोचमेंट नहीं था, लेकिन एमसीडी पहुंचे एनक्रोचमेंट हटाने के लिए।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए कहीं न कहीं जब नोटिस लगाया गया था, तो लगभग कह सकते हैं 50% के करीब जो लोग थे, उन्होंने अतिक्रमण को खाली कर दिया गया है। यानी कि जो सड़कें जो थी या फिर क्या है फुटपाथ जो थे या फिर क्या है जो इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन था, वो बंद कर दिया गया था। मगर काफ़ी हद तक जो था 50% के करीब रुका हुआ था, यानी कि अतिक्रमण पूरा नहीं हटा था। मगर जैसे ही बुलडोज़र हटा और जिस तरीके से विधायक ने कहा कि हम हटाने के लिए तैयार हैं और व जितना भी अतिक्रमण है, उसको भी हटाने के लिए तैयार है। एमसीडी उनको बताए यानी कि सीधे-सीधे कहें तो विधायक को बताएँ और विधायक ही इस जगह को खाली करवाएँगे। मगर यहाँ तक जिस तरीके से लगातार कल सियासी जो माहौल था वो बिल्कुल बना रहा और लगातार कहीं न कहीं आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले। मगर शाम होते-होते कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस को एक आदेश दिया गया कि दिल्ली पुलिस जो है इसके खिलाफ एफआईआर की जाए। विधायक के खिलाफ भी एफआईआर की जा सकती है और ये यूथ कांग्रेस के जो नेता पहुंचे थे उनके खिलाफ भी एफआईआर की जा सकती है। और यहाँ तक कि जो स्थानीय लोगों ने जिन्होंने बुलडोजर का रास्ता रोका था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मगर जिस तरीके से अब सियासी माहौल जो है शाहीन बाग का, वो कहीं न कहीं गरमाया हुआ है और इसी को लेकर भाजपा ने भी स्पष्ट कर दिया कि जिन्होंने भी बुलडोजर का रास्ता रोका था, हम्म। उनके ऊपर एफआईआर भी की जाएगी और उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। जी। और इसी बीच अमानतुल्ला खान और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अगर अतिक्रमण की बात करें तो देखिए दोनों ही कह रहे हैं, दोनों ही अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत वहां की क्या है? क्या वाकई वहां पर अतिक्रमण था या नहीं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अतिक्रमण की तो अतिक्रमण बिल्कुल था। वहाँ पर जब हम भी पहुँचे थे तो हमने भी यही देखा था कि लगभग दुकानदारों ने पूरा फुटपाथ कब्जा किया हुआ था। यहाँ तक कि जो उनके दुकानों का सामान था, वो भी फुटपाथ पर रखा हुआ था। मगर जैसे ही बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हुई, तो उन्होंने जैसे ही एकदम ही अपने जो सामान था वो दुकानों के बाहर से यानी फुटपाथ से बिल्कुल खाली कर दिया गया। मगर जो अंदर गलियों के अंदर जहाँ पर गेट लगे हुए थे, उसके अंदर अगर जाने की परमिशन नहीं दी गई किसी को भी, मगर वहाँ पर ज़रूर अतिक्रमण देखने को मिला। मगर लगातार कहीं न कहीं अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरीके से विधायक कह रहे हैं कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे और हम खुद हटाएँगे अतिक्रमण को और अगर अतिक्रमण नहीं हटता तो फिर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। मगर अभी ज़रूर बुलडोज़र कल वापस चला गया मगर 13 तारीख से पहले दोबारा से कहीं न कहीं बुलडोज़र की कार्रवाई की जा सकती है। मगर देखना होगा क्या बुलडोज़र की कार्रवाई वाक़ई में ही हो पाएगी या फिर जो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो विधायक है जिस तरीके उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए ज़िम्मेवारी उनकी है, क्या वो हटा पाएँगे, नहीं हटा पाएँगे? मगर ये ज़रूर स्पष्ट है कि उनके खिलाफ एफआईआर ज़रूर दर्ज हो सकती है। जी। ठीक है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ। राजीव, ये अपडेट भी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए कि तमाम वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहां सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। लोगों का एक ही सवाल था कि 15 साल पहले, 15 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज है, क्यों 15 साल में ये नहीं सोचा गया कि अतिक्रमण हटाया जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों का बार-बार मीडिया से भी यही सवाल था कि 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा की सरकार रही है, 15 साल तक क्यों नज़र नहीं आया अतिक्रमण? और जब दुकानों के बाहर जो सामान लगाया जाता था, तो वो भी कहीं न कहीं एमसीडी के मिली जो जेई वगैरह होते थे, उनसे मिली-भगत करके इस तरीके का काम किए जाते थे। उस समय तो पैसे लिए जाते थे और अब कहीं न कहीं हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये तमाम जो आरोप थे, वहाँ के स्थानीय लोगों के बिल्कुल लगते हुए नज़र आए और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर एफआईआर भी रात को दर्ज कर दी गई है और लगातार कहीं न कहीं अब उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मगर यहाँ पर जो एमसीडी का जो नुकसान हुआ है, यानी कि जो कार्रवाई के दौरान पर जो भी नुकसान हुआ है, वो भी कहीं न कहीं विधायक से ही वसूल किया जाएगा और जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उनसे भी वसूल किया जाएगा। मगर यहाँ पर स्पष्ट है, बिल्कुल भाजपा की तरफ से या फिर कहें निगम की तरफ से जो भी कार्रवाई है, वो शायद दोबारा से की जा सकती है और जितने भी अतिक्रमण है, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने में हो, उनको हटाने के लिए लगातार एमसीडी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती रहेगी। जी। ठीक है, एमसीडी अतिक्रमण हटाने की कोशिश करती रहेगी और ये भी बताया जा रहा है कि 13 मई से पहले, क्योंकि 18 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है एमसीडी का, 13 मई से पहले एक बार फिर से कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर क्या वहां पर जनता में खौफ है और अतिक्रमण क्या हटा वहां से? अभी भी इसी तरीके से अतिक्रमण लगा हुआ है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आप। जब बुलडोज़र की कार्रवाई जब वापस शाहीन बाग के अंदर जब हटी थी, यानी कि बुलडोज़र बैक कर रहे थे और बुलडोज़र वापस चले गए, तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को थोड़ी-सी राहत ज़रूर मिली। मगर स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि अगर अतिक्रमण है, तो हम लोग खुद हटाने के लिए तैयार हैं। मगर जो लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं या फिर कहें जिन्होंने अभी तक अपने मकान या दुकान बना रखे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है और उसको तोड़ने के लिए 13 मई से पहले ही कहीं न कहीं एमसीडी की तरफ से बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है, निगम की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। मगर 18 मई को जिस तरीके
तरीके से निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले अंदेशा लगाया जा रहा है कि 13 तारीख तक या फिर 13 तारीख से पहले एक बार बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो दोबारा से हो सकती है। मगर कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में अभी भी खौफ बना हुआ है और जिन लोगों ने अतिक्रमण खाली कर दिया है, उनके बीच में कोई भी डर नहीं है। वो सीधे-सीधे कह रहे हैं कि उनका नुकसान ज़रूर हुआ है, मगर कहीं न कहीं जो अतिक्रमण सरकार खाली करा रही है उसके लिए वो भी तैयार है। मगर यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक खाली नहीं करा है, उन लोगों के लिए ज़रूर मुश्किलें हो सकती हैं। जी। हुँ, ठीक है, लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है। फिलहाल एमसीडी का इसमें क्या कुछ कहना है और कार्रवाई भी इसमें हुई? सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट में जाएँ, हमारे पास अभी आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रभावित जो लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस समय जब बुलडोज़र की कार्रवाई होनी थी, उस समय कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग थे या फिर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता थे, वो कहीं न कहीं शाहीन बाग को खाली कराने के लिए या फिर क्या है बुलडोज़र की जो कार्रवाई थी, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट से भी वहाँ से फटकार लगी कि आप हाई कोर्ट में जाइए, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिस तरीके से कल बुलडोज़र वापस हुआ है, उससे तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली है, ठीक मगर है राजीव। जो पॉलिटिकल नेता थे, उनकी ज़रूर मुश्किलें खड़ी होती नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और यहाँ तक कि जो उनका जुर्माना होगा यानी कि निगम का जो जुर्माना होगा वो भी उनसे वसूला किया जाएगा। मगर जिस तरीके से कल जो कार्रवाई देखने को मिली, उससे तो साफ जाहिर है कहीं न कहीं बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो 13 मई से दोबारा से कहीं न कहीं एक बार फिर हो सकती है, जो अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं या फिर कहें पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरीके की ठीक कार्रवाई है हो सकती राजीव, है। बहुत शुक्रिया मगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी मंगलवार को क्रांति दिवस के अवसर पर मेरठ में 1857 की क्रांति के वीरों को नमन करेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शाम 4:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे और इसके बाद शहर में करीब 4.25 घंटे तक विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात 8:40 पर कार द्वारा हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारी सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे रहे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी उन्होंने की है और इसके साथ ही शहीद स्मारक और विक्टोरिया पार्क पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। सीएम के आने की तैयारियों में नगर निगम ने पलक फावड़े बिछा दिए हैं। हालांकि उन्हें मार्ग और इलाकों में विशेष स्तर पर सफाई की जा रही है, जहां से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गुजरेंगे। इन सभी इलाकों में सफाई करके रंग बिरंगा चूना डाला गया, साथ ही जगह जगह हरियाली के लिए गमले भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, डिवाइडरों की पुताई और पेंटिंग का काम भी किया गया है। सोमवार को दिन भर नगर निगम अधिकारी सड़कों पर स्वच्छता में जुटे रहे। सड़क पर सोमवार को भी दिन में पानी का छिड़काव किया गया। नगर निगम ने ही नहीं बल्कि एमडीए ने भी जगह जगह गमले रखवाकर मार्गों को सुंदर बनाने का काम किया। शहर के मार्गों पर लगे अवैध होर्डिंग्स भी हटाए गए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर हैं और इस दौरान वो 1857 की क्रांति में जो वीर शहीद हुए थे उनको आज नमन मेरठ में करेंगे और भी कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करीब 4.25 घंटे तक मेरठ में रहेंगे और उसके बाद वो वापस अपने आवास के लिए रवाना होंगे। जरा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से मेरठ का दौरा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक है आज और सुबह लगभग 11 बजे की कैबिनेट बैठक होगी और बैठक के बाद जो प्रस्तावित जो मुहर लगेगी, जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा और
उसके बाद लगभग 4:30 बज के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर जा रहे हैं और आज क्रांति दिवस है और स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को उनके परिजनों को और उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। कई कार्यक्रम हैं जिसमें लगभग 4:35 पे सबसे पहले निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल जो बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच के। और निर्माणाधीन हॉस्टल का जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं इसमें शिरकत करेंगे। 4:50 पर क्रांतिकारी नायक 1857 की क्रांति में अग्रदूत रहे शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे। मेरठ चौक पर एक कार्यक्रम होगा और उसके बाद लगभग 5 बजे नगर निगम स्थापित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का निरीक्षण भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कमिश्नरी आवास चौराहा मेरठ वहां भी जाएंगे और लगभग 5:15 पे मेरठ में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक करेंगे। सभी पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी वो मौजूद रहेंगे उसमें। और लगभग 6:25 पे RRTS परियोजनाओं का निरीक्षण करने का काम करेंगे। वहीं स्टेशन मेरठ कार्यक्रम में कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर जाएंगे सीएम योगी। लगभग 6:40 पे जो जवान ज्योति पुष्पांजलि शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनको याद करेंगे, उनको नमन करने का काम करेंगे। और शहीद स्मारक मेरठ भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 7:20 पे जो विक्टोरिया पार्क है उसमें विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मुस्कान, ये पहली बार हो रहा है कि कोई मुखिया उत्तर प्रदेश का वो शहीदों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए खुद जा रहे हैं। और ठीक है जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौहान संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से बताया आपने कि यहाँ पर खुद वो यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे, तमाम वीरों को नमन करेंगे, 1857 की क्रांति के जो शहीद है उनको, इसके साथ और क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं? देखिए, कई कार्यक्रम है इसमें। क्रांति दिवस के अवसर पर मेरठ पहुंच रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास करने का भी काम करेंगे। जहां क्रांतिकारी जो 1857 रहे उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे और शहीदों को नमन करने का भी काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पहली बार कोई सीएम पहुंच रहा है मेरठ, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय विक्टोरिया पार्क में कार्यक्रम होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ मंडल विकास कार्यों के कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल में उस पे कहीं ना कहीं उसका निरीक्षण करेंगे। और साथ ही साथ मेरठ में विकास का जो पत्थर का मील कहा जा सकता है उसका कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। और लगभग 6671 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं 861 करोड़ की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास करने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो वहीं 5810 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो कुल मिलाकर जो पूरा दौरा है मेरठ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर विकास कार्यों तक पूरी समीक्षा बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर जो उत्तर प्रदेश में जो चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। और यूं कहा जा सकता है कि आज अधिकारी को फटकार भी लगाई जा सकती है। और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। ठीक है, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, तमाम चीजों के कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारियां किस तरीके की है? सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम? देखिए, मुखिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। तो वहीं मेरठ पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और तमाम पीएससी कंपनियों के साथ जहां जहां कार्यक्रम होंगे पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और जो जिलाधिकारी समेत जो तमाम अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं में दुरुस्त कर चुके हैं। जहां जहां कार्यक्रम है उनको जो हिस्सा है, जहां जहां कार्यक्रम होगा उन सब की तैयारियां पूरी हो चुकी है।
और लगभग 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में एक बार फिर से दहशत फैलाने की पटकथा लिखी जा रही है। मोहाली जिले में बने पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिस में सोमवार शाम ग्रेनेड अटैक हुआ। अटैक के बाद पंजाब में हाई अलर्ट है। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर दहशतगर्दों ने रॉकेट ग्रेनेड से अटैक किया। हमले में हेडक्वार्टर को तबाह करने की कोशिश हुई है। अटैक के बाद खिड़कियों के शीशे टूट गए। राहत की बात इतनी सी है कि किसी को भी चोट नहीं आई है। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुआ यह अटैक साबित कर रहा है कि दहशतगर्दों के हौसले कितने बुलंद हैं। राजनीतिक दलों ने इसे चिंताजनक और चौंकाने वाला करार दिया है। धमाका शाम करीब 7:45 पर मोहाली के सेक्टर 77 स्थित कार्यालय में हुआ। विस्फोट की वजह से इमारत की एक मंजिल की खिड़की के शीशे भी टूट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक करने वाले 2 संदिग्ध एक कार से आए थे। लोगों ने 80 मीटर दूर से फायरिंग की है। ये टारगेट अटैक नहीं बल्कि रैंडम फायर था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कहा है कि एक टीम पंजाब इंटेलिजेंस ऑफिस जाकर घटना पर रिपोर्ट तैयार करेगी। खुफिया विभाग हमले के विस्तृत पड़ताल में जुटा है और कुछ अधिकारी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये एक ड्रोन अटैक है। पंजाब में बीते कुछ दिनों से ड्रोन अटैक की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में अधिकारी और चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से मोहाली में यह अटैक हुआ, क्या कुछ इसको लेकर फिलहाल अपडेट? देखिए मुस्कान, अगर हम बात करें तो कल रात को करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में इस अटैक की जानकारी आई। जब पहले ये अटैक हुआ था तो इससे सिर्फ ये खबर सामने आ रही थी कि एक RPG या फिर क्या एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ है। वहां पर जब जांच की गई तो पता चला, पहले एक शुरुआत में ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि इंटरनल ब्लास्ट बताया गया। जो मोहाली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी की उसमें बताया गया कि इंटरनल एक विस्फोटक वहीं पे पड़ा हुआ था और उसके ब्लास्ट होने के बाद ये एक माइनर डैमेज हुआ है। बिल्डिंग के शीशे टूटे थे और आज से और किसी तरह की जान माल की नुकसान नहीं हुआ। पर जब बाद में मीडिया वहां पहुंची, जब हमने वहां मौजूद बकायदा, क्योंकि एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है, टीम्स को बुलाया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, लगातार छानबीन चल रही थी। उसके बाद जब वहां मौके के SSP से बातचीत की गई तब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सड़क से ऊपर फायरिंग हुई है। तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई, क्या किसी ने प्री प्लान करके अटैक किया गया? तो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है और खबरें सामने आ रही हैं तो अब ये क्लियर हो पा रहा है कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों ने पंजाब इंटेलिजेंस विजिलेंस या फिर हम कहे पंजाब विजिलेंस भवन के ऊपर हमला, विजिलेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला किया। हमला 4थे फ्लोर के ऊपर RPG से किया गया है, जिसमें एक माइनर धमाका हुआ। उस माइनर धमाके से सिर्फ शीशे टूटे, कुछ खबरें थी किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पर ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात पंजाब की करें थे, चंडीगढ़ में मोहाली में जहां पर अटैक हुआ है उसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अटैक हुआ इसमें बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर यह अटैक हुआ और ग्रेनेड से अटैक किया गया है। अमित, आवाज मिल पा रही है? फोन कट गया मेरा, कोई चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से ये अटैक हुआ काफ़ी चिंताजनक और पंजाब में माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है, ये आप तमाम लोग कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में ये गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पंजाब में अब जनता जो है वो अब सवाल उठाने लगी है। आपको बता दें कि दहशत फैलाने की कोशिश पंजाब में हो रही है। मोहाली में
मोहाली जिले में बने पुलिस क्वार्टर के इंटेलिजेंस ऑफिस में ये ग्रेनेड अटैक हुआ। अटैक पंजाब में हाई अलर्ट इसको लेकर रखा गया है। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर दहशतगर्दों ने रॉकेट ग्रेनेड से अटैक किया है। हमले में हेडक्वार्टर को तबाह करने की पूरी कोशिश हुई है। हालांकि अटैक के बाद खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुआ यह अटैक साबित कर रहा है कि दहशतगर्दों के हौसले आखिर कितने बुलंद होते जा रहे हैं। कल शाम 7:30 से 8 बजे के करीब की यह घटना है, जहां पर तीसरी मंजिल पर अटैक हुआ और इस अटैक के बाद तमाम जो लोग हैं वो दहशत में हैं और दहशतगर्दों ने रॉकेट ग्रेनेड से अटैक किया है। अलग अलग कयास इसको लेकर लगाए जा रहे हैं। विस्फोट की वजह से आपको बता दें कि 2 संदिग्ध विस्फोट करने के लिए एक कार से आए थे। लोगों ने 80 मीटर दूर से फायरिंग की है और ये टारगेट अटैक नहीं बल्कि रैंडम फायर था। अब इस मामले में एनआईए जल्द ही पंजाब आएगी और यहां पर घटना की रिपोर्ट तैयार करेगी। खुफिया विभाग हमले के विस्तृत पड़ताल में भी जुटा है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबर को रुख कर लेते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर अपना शिकंजा कसा। एनआईए गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथियों और कुछ हवाला संचालकों से जुड़े मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दाऊद के गुर्गों और करीबियों के 20 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की है, जहां से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम फ्रूट को एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया है। उनके घर पर छापेमारी करते हुए अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। इसके अलावा दाऊद के साथियों और कुछ हवाला संचालकों से जुड़े मुंबई में कई जगहों पर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। मुंबई के बांद्रा, कुर्ला और माहिम इलाकों में भी एनआईए ने रेड डाली। मुंबई के माहिम इलाके में कयूम नाम के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिरासत में लिया है। वहीं माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के प्रबंध न्यासी सुहेल खंडवानी को भी हिरासत में लिया गया। इसके अलावा समीर अंगौरा को बांद्रा में डिलाइट अपार्टमेंट से हिरासत में लिया गया। एनआईए कार्रवाई करते हुए 6 लोगों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि 20 जगहों पर एजेंसी की छापेमारी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से एनआईए ने ये जो जांच की है, छापेमारी की है दाऊद के करीबियों पर, क्या कुछ अहम जानकारी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी मुस्कान जी, देखिए अंडरवर्ल्ड दाऊद से जुड़े हुए तमाम उनके सहयोगियों और मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले और हवाला के जरिए अंडरवर्ल्ड को पैसा पहुंचाने वाले लोगों की जांच एनआईए कर रही है। हालांकि यह एनआईए फरवरी महीने में ही एफआईआर दर्ज की थी कि जैसे कि एनआईए को यह जानकारी मिली थी कि दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से अन्य संगठनों के साथ मिलकर मुंबई में बड़े पैमाने पर दहशत फैलाने की कोशिश करने वाला है। इसको लेकर एनआईए की जांच चल रही है। फिलहाल कल पूरे दिन एनआईए ने 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके घरों से इलेक्ट्रॉनिक गदर्स और तमाम दस्तावेज शामिल हैं और इस पूरे मामले में एनआईए आज भी पूरे दिन छापेमारी कर सकती है, इस तरह की जानकारी है। फिलहाल जिन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें सलीम फ्रूटवाला और सुहेल खंडवानी, अयूब खान और इसके साथ अग्निपाड़ा के तमाम लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जो लोग कहीं न कहीं
दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं या फिर हवाला को अंजाम देते हैं। कई अहम दस्तावेज भी यहाँ से बरामद हुए, 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जहाँ की गई। किस तरीके के दस्तावेज हैं और उनसे आगे कैसे कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस हवाला के जरिए जो पैसे पहुंचाए जाते हैं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड को हो या फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़े तमाम लोगों को है, वो दस्तावेज हासिल किए गए हैं। कई बैंक डिटेल खंगाले गए हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के दस्तावेज खंगाले गए हैं जो दाऊद इब्राहिम से जुड़ी प्रॉपर्टी को खरीदी या बेची गई है। इस तरह के दस्तावेज जो है कहीं कहीं एनआईओ का हाथ लगे हैं। लेकिन जिस तरह से सुहेल खंडवानी को हिरासत में लिया गया, उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सुहेल खंडवानी मुंबई में सबसे बड़ा मुस्लिम धर्मगुरुओं का स्थल माहिम दरगाह और समुद्री किनारे पर बना हुआ वो दरगाह है, वहां पर जो है वो ट्रस्टी के रूप में है। और सबसे बड़ी बात, 1993 के बम ब्लास्ट में आरोपी बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। ये पूरे मामले में प्रकरण में सामने आया है। खंडवानी वही शख्स है जिसने संजय दत्त को AK-47 मुहैया करवाया था। खंडवानी की कार से ही संजय दत्त के घर पे हथियार पहुंचाया गया था। तो इस तरह की जानकारी एनआईए ने दी है। ठीक है, ये जानकारियां तमाम मिली है और दाऊद के ये तमाम जो लोग हैं वो दाऊद के करीबी है। अब क्या कुछ इन पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दस्तावेज एनआईए ने हासिल किया है, उस दस्तावेज के आधार पर क्या कुछ बातें तय होती है, कितने आरोप तय होते हैं, उसके हिसाब से एनआईए आज कार्रवाई करेगी। अगर एनआईए इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी करती है तो जाहिर तौर पर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद हिरासत में लेकर आगे की जांच की जाएगी। इसी आधार पर एनआईए एक बार फिर से छापेमारी करेगी। ठीक है, आज भी पूरा दिन छापेमारी जारी रह सकती है और कौन कौन से ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी हो सकती है, सत्यप्रकाश? देखिए, मुंबई के बांद्रा, माहिम, मुंब्रा, माटुंगा, कुर्ला, बोरीवली, गोरेगांव, ये तमाम जो जगहों पर जो है कल छापेमारी की गई है। अब जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी निशानदेही के आधार पर आगे की छापेमारी तय की जाएगी। फिलहाल आज पूरे दिन उससे पूछताछ और उसी के पहले जो है छापेमारी की जा सकती है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ भी जारी है। क्या कुछ अहम खुलासे हुए? बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, जब छापेमारी होती है इस दौरान जो भी शख्स इस निशानदेही के आधार पर पकड़ा जाता है उसको हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जाती है। और इस पूछताछ के दौरान में अगर वो जो आरोप लगे हैं वो तय होते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसी के आधार पर छापेमारी की जाएगी। माना जा रहा है कि जिस तरह से खंडवानी को हिरासत में लिया गया है, सुहेल फ्रूट वाले को लिया गया है, तो तमाम लोग हैं जो बड़े पैमाने पर दाऊद इब्राहिम से काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे, उनको जो हिरासत में लिया गया है। अगर उनकी गिरफ्तारी आज होती है तो जाहिर तौर पर बड़ा मुश्किल भरा वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या फिर हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने के जो काम करते थे, इन लोगों का बड़ा हाथ माना जा रहा है। तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि किस तरह से माहिम दरगाह के ट्रस्टी ने इस तरह के जो काम को रचा था और उनकी जो है गिरफ्तारी हुई है। एक दो तरीके बताए गए हैं, हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जाते थे और अलग अलग तरीके बताए गए हैं। ये किस तरीके के जो प्रक्रिया है जिसमें पैसे पहुंचाए जाते थे दाऊद इब्राहिम तक? देखिए, हवाला के जरिए जो लाइसेंस होल्डर रहते हैं वो असली पैसे की जगह अंडरवर्ल्ड के पैसे भी पहुंचाते हैं। ऐसे में उसकी जांच नहीं हो पाती है, लेकिन जब खुलासे होते हैं तभी जांच होती है। तो जाहिर तौर पर हवाला के जरिए जो पैसे विदेशों में पहुंचाए जाते हैं या फिर पाकिस्तान में पहुंचाए जाते हैं या फिर दाऊद इब्राहिम के ठिकाने पर पहुंचाए जाते थे, इस बात की जानकारी जो है एनआईओ को मिली थी। इसी आधार पर यह छापेमारी की गई। फिलहाल हवाला में उपयोग किए गए दस्तावेज, हवाला के जरिए उपयोग किए गए जो इलेक्ट्रॉनिक गजट, ये तमाम चीजों को हिरासत में लिया गया है। उसी के आधार पर आज जो है पूछताछ हो सकती है। सत्यप्रकाश, कल भी बताया जा रहा है कि पूछताछ कुछ उनसे हुई। क्या पूछताछ में कोई अपने बचाव में कोई बात रखी उन्होंने, आरोपियों ने? देखिए, एनआईए इस पूरे मामले पे नहीं बात करती है। हालांकि एनआईए के प्रेस नोट जारी करती है, लेकिन प्रेस नोट पे यही बताया गया है कि यह सभी लोग जो है दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोग हैं या हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने वाले लोग हैं या ड्रग्स की खेप पहुंचाने वाले लोग हैं। यानी कि इस पूरे मामले में ड्रग्स को लेकर भी कार्रवाई हुई है, हवाला को लेकर भी कार्रवाई हुई है, दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और मुंबई में
अनैतिक तरीके से चलाए जा रहे काम को लेकर भी कार्रवाई हुई है। जो एफआईआर फरवरी महीने में ही दर्ज की गई थी कि दाऊद इब्राहिम का इस तरह से कारोबार वापस से पनपने की तैयारी है, इसी लिहाज से एनआईए ने इन पर शिकंजा कसने की पूरी योजना बनाकर काम कर रही है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग 13 से 15 मई तक हिमाचल के धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास वर्ग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। अभ्यास वर्ग में भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और पहलवान बबीता फोगाट भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। अभ्यास वर्ग का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को धर्मशाला में करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। अभ्यास वर्ग में देश भर के 139 प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग में हिमाचल के विभिन्न जिलों में भी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग 13 से 15 मई तक के लिए हिमाचल में आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल में धर्मशाला में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 3 दिन तक के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा जो है वो धर्मशाला में लगेगा। वहां पर देश भर के नेता जुटेंगे और इस अभ्यास वर्ग की शुरुआत की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे और इस दौरान बड़े नेताओं की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और पहलवान बबीता फोगाट भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इसी के साथ और भी कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अभ्यास वर्ग ये कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे। तमाम बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम हिमाचल के धर्मशाला में आयोजित होने जा रहा है। 13 मई से 15 मई तक ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 13 मई को धर्मशाला में इसका शुरुआत करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। उनके साथ इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग में हिमाचल के विभिन्न जिलों से भी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग 13 से 15 मई तक हिमाचल के धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास वर्ग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। अभ्यास वर्ग में भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और पहलवान बबीता फोगाट भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगी। अभ्यास वर्ग का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को धर्मशाला में करेंगे। उनके साथ इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। अभ्यास वर्ग में देश भर के 139 प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग में हिमाचल के विभिन्न जिलों के भी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग 13 से 15 मई तक हिमाचल के धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास वर्ग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता
मौजूद रहेंगे। अभ्यास वर्ग में भारतीय क्रिकेट टीम के दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और पहलवान बबीता फोगाट भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। अभ्यास वर्ग का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को धर्मशाला में करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मशाला से संवाददाता संजय सिंह अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। संजय, फिलहाल जिस तरीके से अब अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? मैम आपको बता दूं, इससे पहले भी जेपी ने जो भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने नगरोटा बंगवा में रैली का आयोजन किया था और भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता साथ बैठक की थी। अब ये दूसरी बार जेपी नड्डा जो है धर्मशाला में अभ्यास वर्ग करने जा रहे हैं। इसमें पूरे प्रदेश के भाजपा के नेता कार्यकर्ता वो भाग लेंगे, साथ ही पूरे देश से 139 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें हिमाचल के तमाम जिलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। और साथ में बता दूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है हिमाचल प्रदेश एक अपना अलग ही महत्व रखता है। तो पूरी पार्टियों का फोकस जिला कांगड़ा में रहता है। यहाँ पे 15 विधानसभा क्षेत्र होने के कारण इनको लगता है कि यहाँ से अगर पूरी 15 सीटें जीत जाए तो सरकार उसकी बनना तय होती है। तो पूरा पार्टी, अगर कांग्रेस की बात करें, भाजपा की पूरा फोकस इनका जो रहता है जिला कांगड़ा में रहता है। तो इसीलिए जो धर्मशाला में जो अभ्यास वर्ग किया जा रहा है, भाजपा कहते हैं इसको भाजपा को पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार करना है और भाजपा को बताया जाएगा कि वो चुनावों के दौरान किस प्रकार से जनता के साथ मिले, ताकि प्रदेश में और केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता तक दी गई हैं उनको जो लाभ जनता को मिला है उनसे अवगत करा जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो पार्टी को इसका पूरा लाभ मिले। अभ्यास वर्ग जो ये कार्यक्रम है, किस तरीके का ये कार्यक्रम है, क्या कुछ इसमें प्रतिक्रियाएं होंगी? इसमें जो मोना जो फोकस है वो चुनावों का ही रहेगा, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है। और ये जो कांगड़ा जिला मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अहम रोल अदा करता है। तो पार्टी का फोकस रहता है कि पूरा जो है कि जिला कांगड़ा में किस प्रकार की पूरी सीटें जो है अपने खाते में ली जाए। तो ये जो अभ्यास वर्ग है ये इसी को लेकर है कि अगले चुनावों में किस तरह से रणनीति तय करनी है, भाजपा की क्या रणनीति रहेगी, वो किस प्रकार से चुनावों के लिए अपनी तैयारी रखेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव अभ्यास वर्ग में जो है भाजपा को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, ताकि चुनावों में वो अपनी जो जीत को तय कर सके और प्रदेश में भाजपा की सरकार रिपीट हो सके। ठीक है संजय, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।